Good evening, friends. I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And here I am again with the topic of Indian polity, historical underpinning of Indian Constitution Part 2. Gentlemen, इससे पहले कि मैं अपना स्टार्ट करूं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें so that I get motivated to make more of such videos. So let us continue with the टॉपिक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। तो जेंटलमैन, जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि ये जो पहले मैंने बताया था कि जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इस टॉपिक है, इसका जो है इंडियन पॉलिटी में बहुत बड़ा रोल है और बहुत सी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि आपको एक जनरली मैं आइडिया बता देता हूँ आपको कि इसका क्या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का के अंडर जो भी चैप्टर आते हैं, जो भी आर्टिकल्स आते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को जो बना था भारतीय संविधान, वो जो बहुत से जो अदर कंट्रीज थे उनके संविधान से लिया गया है, उसके बहुत से आर्टिकल। उसी तरह जो है उससे पहले जो है हम ब्रिटिश शासन के अंडर थे, तो उसमें से भी बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ब्रिटिश काल में जितने भी उनके चार्टर्स आए थे या एक्ट्स आए थे, उन्होंने बनाए थे, उससे हमें जो बहुत से आर्टिकल्स लिए हुए हैं। इसलिए हम जो इस पार्ट को पढ़ते हैं। और मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पार्ट 1 में कि इंडिया जो ब्रिटिश का जो शासन था हमारा 1600 से लेके जब तक हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो उसमें से जो नॉर्मली स्टार्ट होता है 1757 से, और उनका जो मेन कार्य शुरू होता है ब्रिटिश शासन का जब उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो रिवेन्यू कलेक्शन का जो उनको अधिकार मिला था आफ्टर द वॉर ऑफ बक्सर, दैट इज़ इन 1764। ठीक है, उसके बाद 1773 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उन्होंने दीवानी ले ली थी, उन्होंने रिवेन्यू राइट्स ले लिए थे। और उसके बाद से उन्होंने उसको कंपनी को अपनी कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट्स निकाले थे, उसी को ही हम पढ़ते हैं। और इस तरह आगे जो है ये अप टू 1947 तक जो है इनके पूरे उन्होंने जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए थे और उनका जो है भारतीय संविधान के ऊपर जो जब भारतीय संविधान बना उसमें क्या क्या आर्टिकल्स उन्होंने वहाँ से अडॉप्ट किए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, तो वही हम इस पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश हैं वो 1773 से उन्होंने स्टार्ट किया, जब उन्होंने पहले रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में बनाया, जिसमें उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो उसकी जो बॉम्बे और जो मैड्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उसको जो अपने अंडर उन्होंने उनको जो है उनको गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया, जो कि पहले अपनी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में, और वो जो कैलकट्टा में की। और उसके बाद जो है सर्वेंट ऑफ कंपनी को उन्होंने क्या किया था कि कोई भी वो गिफ्ट नहीं ले सकता, कोई भी प्राइवेट गिफ्ट नहीं ले सकता, और जो है कोई भी ब्राइब नहीं ले सकता। ठीक है, तो उसको उन्होंने उसको ऑफेंस बना दिया था। और उसके बाद उन्होंने इसी तरह जो है उन्होंने जब पिट सिडनी एक्ट आया 1784 में, तो उसमें भी उन्होंने अलग अलग सुधार किए, जो 1773 के जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कुछ खामियां थी, उसको उन्होंने इम्प्रूव किया। और उसी तरह उन्होंने चार्टर एक्ट 1853 लेके आए, 1833 लेके आए पहले। और उसमें भी उन्होंने जो कई बहुत से सुधार किए, और उसी सुधारों की कड़ी में आगे ये चार्टर एक्ट 1853 लेके आए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है पढ़ा था। ये जो 1773 से लेके 1853 तक मेनली आपको चार जो उनके जो चार्टर एक्ट थे वो याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1854। और इसमें क्या क्या आपको उनकी स्पेशलिटी थी वो सब आपको पढ़ना है, क्या क्या प्रोविज़न थे। अगर वो सब आप पढ़ते हैं तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। और जनरली ये होता है कि एग्ज़ाम में
कि कोई भी जो क्वेश्चन है आपसे ये सब चारों एक्ट एक साथ नहीं आएंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन और डिस्कस दी मेन आर्टिकल इन आर्टिकल इन 1853, उसमें क्या क्या उनकी प्रोविज़न थे। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कौन से आर्टिकल थे। ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं क्राउन रूल। जब कंपनी का रोल जो है, जब हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है 1857 में, और अलग अलग नामों से जिसको बुलाते हैं, तो उसमें फिर उन्होंने कंपनी का रोल ख़त्म कर दिया, और जो है उसके बाद जो है ब्रिटिश जो क्राउन था उसने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया, और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, उसके बाद अभी जो है अब जो हम 1858 से लेकर 1947 तक कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की रूलिंग के लिए क्या कौन से कानून बनाए, वही हम जो है आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जेंटलमैन, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। ओके, सो अभी पढ़ते हैं आगे। लेट अस स्टार्ट विद द क्राउन रूल। क्राउन रूल क्या था? क्राउन रूल मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था। ठीक है, उसको बोलते हैं 1858 से लेकर 1947 तक। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने लिखा है पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। ये जो आपको एक्ट है ये बहुत सी बार इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्या है, आपको एक नंबर के बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, और उसके अलावा आपको जो ये हो सकता है कि 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का आपसे, जनरली 8 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीज़ डिस्कस अबाउट और एक्सप्लेन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो ये आपको जो इसके आर्टिकल्स हैं वो आपको बताना है कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 इनेक्टेड इन द वेक ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था उसके बाद इसको बनाया गया, और उसको नाम दिया गया उन्होंने एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये नाम का जो है आर्टिकल था कि गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये इसमें कुछ गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं थी, ये जस्ट जो है अपना उनको इंडिया में अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हाउ टू कंट्रोल इट, दैट वाज द मेन रीज़न ऑफ दैट। ये जो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ये पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो इन्होंने क्या किया था कि मेन फीचर ऑफ द एक्ट क्या थे, ये देखो। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो इससे कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म कर दिया। अभी जो है इंडिया वॉज गवर्न बाई द गवर्नमेंट ऑफ नेम ऑफ द हर मैजेस्टी। ठीक है, गवर्नर जनरल को उन्होंने नाम दे दिया वायसराय का, और वायसराय के लिए उन्होंने जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वो जो है ब्रिटिश क्राउन का और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, और उसके बाद वो जो फर्स्ट जो वायसराय बना था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और आपको इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं अभी कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। आपको ये पूछा हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी आएगा, तो अब आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और ये पूछते हैं हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, दैट इज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तब आप बोलोगे कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश कैबिनेट का जो एक मेंबर था उसको जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बता दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बता दिया, और भी उसके लिए जो 15 मेंबर की एक जो काउंसिल थी वो उसकी हेल्प के लिए रख दी। ठीक है, और वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ही वॉज विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद हिज काउंसिल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, वो जो कोई भी अगर कुछ भी जैसे जवाबदेही होती थी उसकी, तो वो जो पार्लियामेंट में उसकी जवाबदेही होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ठीक है, उसके साथ उसके अंडर जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया आता था। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने क्या किया, 15 मेंबर काउंसिल एज एडवाइजरी बॉडी टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज
चेयरमैन ऑफ काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल था, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। ये जो 4-5 आर्टिकल हैं ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने बताया आपको कि देयर वाज नथिंग ऑफ फॉर द गुड गवर्नेंस, कुछ ऐसे कुछ था नहीं कि देयर वाज नथिंग लाइक अ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। वो जो है उनको जस्ट टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट वाज टू बी, उनको क्या था कि दी एक्ट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज्ड एंड controlled in England. It did not alter any substantial way of the system that prevailed in India. इंडिया में जो सिस्टम था वो वैसा का वैसा ही रहा, इन्होंने कुछ वैसे कोई चेंज नहीं हुआ, बट वहाँ उनको कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी थी वो इंडिया में उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे सुपरवाइज करना है इंग्लैंड से, वो जो है इसका मेन उद्देश्य था। दिस वाज नथिंग लाइक गुड गवर्नेंस काइंड ऑफ थिंग इन इंडिया, ओके। और उसके बाद जो है उन्होंने उसके बाद जो 3 मेन जो होते हैं जो आर्टिकल्स जो एक्ट्स लाए थे उसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। उसके बाद एक और है इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 19, ठीक है। और उसके बाद एक और है साइमन कमीशन, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सब जो है आर्टिकल्स थे, इसको उन्होंने लेके आए, और यही जो है मेन जो है उसमें हमें पढ़ते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के पार्ट में, ठीक है। तो इसमें लिखा कि टू सीक द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब उनको लगा कि जैसे धीरे धीरे जो है इंडिया में थोड़ी थोड़ी जागृति आने लगी, लोगों में अवेयरनेस आने लगी, देन दे हैव स्टार्टेड टू डिमांड फॉर देयर राइट्स, और उसके लिए उन्होंने दे हैव स्टार्टेड मेकिंग एसोसिएशंस एंड स्टार्टिंग धरना एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड पेटिशंस, वो सब शुरू की, और उन्होंने जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट को फिर तंग करना शुरू किया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उनको ये लगा कि क्यों ना इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाए, ताकि जो भी वहाँ के उस टाइम के जो प्रोमिनेंट पीपल थे, जमींदार हो गए, कोई जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हो गए, ठीक है, कोई जो है यूनिवर्सिटीज़ वाले हो गए, जो बोर्ड्स वाले होते थे, जो व्यापार मंडल होते थे, उन सब से उन्होंने जो प्रोमिनेंट लोग थे जिनका उनको जो सोसाइटी के ऊपर कुछ प्रभाव था, उन लोगों को उन्होंने अपने शासन में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो शासन में उन लोगों को लेंगे तो थोड़ा सा उसमें वो आराम से जो है इंडिया में अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो इसमें लिखा टू सीक द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ उनको दे दो तो वो भी खुश हो जाएंगे और ये अपना काम करते रहेंगे। तो 1861 एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे, उन्होंने मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस, Viceroy to nominate some non-official member in his expanded council. In 1862, Lord Canning nominated Raja of Banaras, Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. इन्होंने क्या किया कि रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की इन्होंने एक शुरुआत कर दी। उसमें क्या था कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ लोग जो है उन्होंने जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें उन्होंने कुछ इंडियंस को एसोसिएट करना लेना शुरू कर दिया। उसमें से उन्होंने जो लिया था 1862 में बनारस के राजा को, महाराजा ऑफ पटियाला और जो है सर दिनकर राव, ये 3 जो है इंडियंस को अपनी काउंसिल में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि लॉ बनाने के लिए, ठीक है। उसके प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद जो सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो 1833 के जो चार्टर में स्टार्ट हुई थी, और पहले जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था 1857 के एक्ट में, तो वो उसके
बाद जो है जो 1833 में पूरी तरह से इसको सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी, लेकिन उनको लगा कि सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन इसको स्टार्ट कर दी। और उसमें क्या था, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर उनको दे दी कि वो अपने आप अपने लेवल पे कानून बना सकती थी। और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, उसमें क्या कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, जिसको आजकल हम असम बोलते हैं, और बंगाल और पंजाब, इन सब के लिए उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बना दी, वहाँ पे जो विधान परिषद है वहाँ पे बना दी उन्होंने। उसके बाद वाइसराय टू मेक रूल फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस इन काउंसिल, जो वाइसराय था उसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि कैसे उसको बिजनेस है वहाँ का जो कार्य है किस तरह उसको कंडक्ट करना है, जो भी वहाँ से रिलेटेड है उसका, वो उसको रूल बनाने का अधिकार था। और पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसमें फिर पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इधर कि पोर्टफोलियो व्हेन वाज द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो आप लिखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1861। तो उसमें क्या गया कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है। पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है कि एक जैसे आजकल हमारा मंत्री होता है, एक मंत्री, ठीक है, तो उसको एक विभाग दिया जाता है, या तो वो जो उस विभाग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसी तरह इधर भी ये इनको पोर्टफोलियो सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था। तो ये देखो जो 1861 में स्टार्ट हुआ था एंड स्टिल इट इज़ प्रेवलेंट इन इंडिया, तो ये जो है यहाँ से लिया गया हुआ है, तभी जो है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। और उसको एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू द ऑर्डिनेंस विदाउट द concurrence of legislative council ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 month। ये देखो 1800, आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे याद रखने में इस पर दिक्कत हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट में था। और उसके बाद जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो उस टाइम 1861 में थी वही आज भी है। आज भी आपको पता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो आपको कुछ लॉ बनाना होता है, तो क्या करता है कि आप प्रेसिडेंट जो है उसको ऑर्डिनेंस बना सकता है, लेकिन ऐसे ऑर्डिनेंस की जो है जो अवधि है, जो वैलिडिटी है, दैट इज़ अप टू 6 month, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा हो नहीं सकती, उसके बाद आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। देखो तो ये 1861 में बना था और अभी तक जो है ये चल रहा है, इसीलिए हम जो है इनको आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो 1861 का जो एक्ट हो गया। सिर्फ फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और जो है आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट होता रहूं, और कुछ भी जो रिस्पॉन्स आता है उसको मैं आपके साथ जो है शेयर कर सकूं, या कुछ आपके कमेंट्स है तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892 में इन्होंने फिर एक एक्ट लेके आए जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ 1892 वाले एक्ट में, इट इंक्रीज द एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन दी ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैम। इन्होंने क्या किया, फिर इनको लगा कुछ और लोगों को लिया जाए, या हो सकता है धीरे धीरे जो प्रशासन शासन बढ़ रहा था तो उनको ऐसा लगा कि उससे जो पोर्टफोलियो सिस्टम में भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिए जाएं, ठीक है। तो इन्होंने जो नॉन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हो गया, ठीक है, जो कुछ ऑफिशियल मेंबर होते थे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। तो इसमें देखो जो ऑफिशियल मेंबर होते थे दैट वाज नॉमिनेटेड बाय दी जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती जिसको, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें क्या होता था कि वो वाइसराय ही नॉमिनेट करता था, ठीक है। लेकिन जो दूसरे जो प्रोविंशियल, वो जो है प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो उनको रिकमेंड करती थी, और उसी तरह वो जो है वो सेंटर में जाते फिर उन्हीं में से नॉमिनेट करते थे वाइसराय कि आपको जैसे होगा कि आपको स्टेट्स थे मान लो उस टाइम, जो जिन स्टेटों ने आपको उस तक 10 मेंबर जो है आपको नॉमिनेट करने हैं, तो उस कुछ स्टेट्स में से जो है कुछ मेंबर्स जो है वो जो वहाँ की जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो नॉमिनेट करके भेज देती कि ओके 20 नेम फिर 25 नेम, आउट ऑफ दोज 25 नेम्स दो वाइसराय यूज टू नॉमिनेट फॉर दिस
प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय टेकिंग आउट ऑफ दोज नेम्स, ठीक है। लाइक स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग टाइप होता है, जैसे कुछ जैसे 20 में से आपको 10 मेंबर जो है उन्होंने ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम पावर टू ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। उसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि इस आर्टिकल का ये फीचर रहा कि इनको जो है जो भी काउंसिल्स थी उनको, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे प्रोविंशियल है चाहे सेंट्रल है, उसमें उनको क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा कार्य का अधिकार बढ़ा दिया, ठीक है। अब जो बजट आता था, जैसे बजट जो है साल में एक ही बार, जैसे आजकल बजट आता है वैसे ही जो है ये भी बजट आया उनको, ठीक है। तो बजट की शुरुआत क्या हुई थी, देखो ब्रिटिश टाइम से शुरुआत हुई थी। तभी तो आप देखते हैं कि रेलवे का बजट वो पता नहीं कब से आ रहा था, ठीक है। वो 1800 बताते हैं कि 1800 सेंचुरीज में आया था, ठीक है। तो 1821 से आया था, तो अभी तक जो है अभी इसको बंद किया, ठीक है, 2016 के बजट के बाद, ठीक है, उसको बंद किया, अभी जो इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो तब से लेके प्रथा जो चल रही आ रही है उसको हम कंटिन्यू अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, तभी हम ये सब जो है पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या किया उनको कि जो प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो जो बजट जो भी होता था उसके बारे में दे कुड हैव डिस्कस द थिंग्स, कि वो जो बजट को डिस्कस कर सकती थी और उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती। फिर आगे इन्होंने क्या किया कि आगे उनको और अधिकार दे दिए कि अभी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि नहीं जी ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, वो कुछ उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इन्होंने अधिकार दे दी। अब इन्होंने बताया, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो किस तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका नॉमिनेशन कैसे होता था, ठीक है। ये इसमें आर्टिकल में है। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन है कि मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप। उसमें क्या है, इलेक्शन की अभी जो प्रोसेस थी वो अच्छी तरह से अभी जो शुरुआत नहीं हुई थी उसकी इन्होंने अभी जो है जस्ट एक थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दी थी। तो देखो इलेक्शन सिस्टम हो गया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, प्रोविंशियल काउंसिल हो गया, उसमें जो है वर्किंग किस तरह होगी उसके लिए रूल वहीं से फ्रेम होना शुरू हो गए थे और वही जो है आजकल चल रहे हैं, बट उनको क्या धीरे धीरे मॉडिफाई कर देते हैं हमको सिचुएशंस के हिसाब से। अभी जो है अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है अभी आता है एक्ट ऑफ 1909, 1909 का अधिनियम बोलते हैं इसको। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको मोरले-मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कोई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वाज द मोरले-मिंटो रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस, ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता 1909। कई जगह आपको क्वेश्चन जो मैच दी फॉलोइंग में आ जाता है, तो आपको यह हो सकता है, तो उस टाइम ये पूछ सकते हैं कि व्हेन वाज द 19 द एक्ट ऑफ 1909 पास, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया दैट है, तो आपको होता मोरले, ठीक है। और मिंटो जो है उस टाइम वॉइसराय होते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसमें क्या कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी इनका साइज बढ़ा दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर से लेके 60 तक, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी उसको मेंटेन रखा, ठीक है। ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट अपने आप, जो ब्रिटिशर्स अपने आप नॉमिनेट करते थे, बाकी जो दूसरे नॉन ऑफिशियल थे जिनको मतलब स्टेट्स गवर्नमेंट जो है स्टेट वाले जो भेजते थे उसको उन्होंने वही उनको थोड़ा कम रखा, ठीक है। लेकिन स्टेट में उन्होंने स्टेट में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदार जो नॉमिनेट करके लोग भेजते थे उसको नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उनकी जो संख्या थी उनको बढ़ा दिया। लेकिन ये कितनी होती थी, स्ट्रेंथ कितनी होती थी, वो जो है वेरी करती थी अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और उसके बाद जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, मतलब जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जैसे मंत्री परिषद टाइप की, उसमें जो है उन्होंने उसमें इंडिया को लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसमें पहला जो इंडियन था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट। उनको क्या लॉ मेंबर के रूप में, जो लॉ सेक्रेटरी होते थे, मतलब लॉ
लॉ मिनिस्टर बोल सकते हैं आप, वो जो है उनको वो काम करते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है अलग होती थी, ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अलग होती थी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है जो वायसराय की जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो जो है लॉ वगैरह दिखती थी, ये सब जस्ट लाइक पार्लियामेंट, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव को हम बोल सकते हैं कि वायसराय की जो काउंसिल थी, ठीक है। उसका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय सेपरेट इलेक्टेड लीगलाइज्ड। उसमें क्या किया 1909 के इसमें अधिनियम में सबसे इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने एक जो है सेपरेट जो इलेक्टोरेट बोलते थे, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा दे दी, ठीक है। ताकि उसमें क्या थे, जो मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम को जो मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम ही चूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कोई दूसरे कम्युनिटीज़ थे जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट का दिया गया, वो आगे वाले एक्ट्स में दिया गया, ठीक है, 1999 में। बट इस 1999 में उन्होंने दिया कि मुस्लिम को, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो रिजर्व सीट है मुस्लिम के लिए, उसको मुस्लिम ही चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो इन्होंने विभाजन की एक जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी, जो 1905 की जो उन्होंने शुरू किया था, लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, उसको उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया था अभी से, ठीक है। तो उसमें 1909 के एक्ट में भी उनको टोकने वाला कोई नहीं था, उन्होंने ये भी शुरू कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग पहले बन गई थी 1906 में, फिर आगे भी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा, फिर इंडिया जो है, इंडिया को उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे फूट डालो और शासन करो। क्योंकि पहले उन्होंने जोर आजमाइश की, उसके बाद वो फिर वो चला नहीं, फिर जो है वो उनका शुरू हुआ महात्मा सत्याग्रह, तो उन्होंने फिर ये उसको धीरे धीरे दूसरे तरीके से फूट डालो और शासन करो, मतलब अपने शासन को उन्होंने किस तरह चलाना है, धीरे धीरे उन्होंने वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहे। और उस सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, इसको जो अलग, इनको भी जो प्रेसिडेंसी में जो है, जो कॉरपोरेशन हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, जमींदार, उसमें भी अलग अलग इन्होंने नॉमिनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्होंने क्या बोला कि हम जो है धीरे धीरे जो है इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। ये जो है इफेक्ट जो है 1921 से है, क्योंकि उस टाइम जो है भारत में आपको पता है गदर मूवमेंट हुआ था, ठीक है। गदर से पहले जो है स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो उसको असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, ये सब चले थे। तो धीरे इन्होंने ये बोला कि अभी ब्रिटिशर्स ने देखा कि सरकार जो है धीरे धीरे इनके हाथों से जा रही है, या पकड़ जो है इसकी ढीली हो रही है, तो इन्होंने बोला कि हम जो है अब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में लाने के लिए धीरे धीरे जो हम लोगों का सहयोग लेना शुरू करेंगे। क्योंकि इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरी चलाई थी। और अभी देखो ये बोल रहे हैं कि केम इनटू फोर्स इन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं इसको। इसमें क्या कर दिया कि कुछ सब्जेक्ट जो थे वो, जैसे आपको बताया जी हमारी कॉन्कुरेंट लिस्ट है, उसी तरह इन्होंने एक सब्जेक्ट्स जो होते थे उसको डिमार्केट कर दिया। कुछ में कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट रख दिए, कुछ लेजिस्लेटिव जो उसको, जैसे देखो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, ठीक है, डायरकी सिस्टम कर दिया शुरू। मतलब जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे मान लो जैसे इरिगेशन है तो इरिगेशन के रिलेटेड जो रूल है, सिंचाई विभाग या जल विभाग जैसे आजकल है, जैसे जल मंत्रालय है या जल विभाग के जो भी कानून बनाएंगे उसमें वो ये सेंट्रल सब्जेक्ट रहेगा, मतलब सेंटर इसके ऊपर लॉ बनाएगी, ठीक है। और उसी तरह मान लो कोई ऐसा, मान लो एजुकेशन है तो एजुकेशन को उन्होंने रख दिया कि नहीं ये जो है कॉन्कुरेंट जैसे रहता है, तो जैसे कॉन्कुरेंट लिस्ट में, तो उसको इस तरह इन्होंने लिस्ट बना दी है, ठीक है। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो टाइप के थे, जो स्टेट के जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। तो उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर्ड था बाय द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। उसमें जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, जो मिनिस्टर था वो प्रोविंस का जो मिनिस्टर था उसको लिए, उनके लिए रिजर्व थे, और वो जो है उस प्रोविंशियल असेंबली के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। लेकिन जो रिजर्व थे, रिजर्व सब्जेक्ट में, उसके लिए गवर्नर जो है अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जो उस पर कोई भी लॉ बना सकता था, ठीक है।
और जो है ये जो टोटली अनसक्सेसफुल रही। और उसके बाद इन्होंने बाईकैमरलिज्म जो है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाईकैमरलिज्म। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो ये जो उसकी शुरुआत हुई थी 1921 के, उस 1921 से हुई थी और 1919 के कानून के अधीन हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर वर चूजन बाय डायरेक्ट मेजोरिटी। ठीक है, और जो उसमें जो मेंबर चूज होते थे वो डायरेक्ट मेजोरिटी के, जिसने मेजोरिटी ज़्यादा ले ली उसके थ्रू जो है वो लिए जाते थे। ठीक है, तो ये इसका स्लाइड का एंड है। तो जेंटलमैन, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आई गेट मोटिवेट टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। लेकिन उससे जो है, जो भी इसमें से जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट से जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछा सकता कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब से हुई, तो 1921 से हुई। और किस एक्ट के थ्रू हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हुई। ठीक है, और इसमें देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या किया उन्होंने, इट रिक्वायर दैट 3 of the 6 member of the Viceroy Executive Council to be Indian except 3 commanders in the chief। मतलब जो है टोटल 6 मेंबर में से 3 जो मेंबर्स होने थे वो इंडियंस होने चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट कमांडर ऑफ चीफ नहीं होने चाहिए। जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के उसमें जो कमांडर चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, उसको जो है वो जो है ओनली ब्रिटिशर्स ही होने चाहिए थे। ठीक है, तो एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेड बाई सेपरेट इलेक्शन फॉर दी सिक्स को भी उन्होंने दे दिया। उसके बाद इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, यूरोपियन को भी दे दिया, तो इनको सेपरेट इलेक्शन का सुविधा दे दी। ठीक है, फ्रेंचाइजी जो था, जो वोट देने का अधिकार था उसको बढ़ा दिया, और जो 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 ज़्यादा टैक्स देते थे, जिनका प्रॉपर्टी थी या जो कुछ एजुकेटेड थे, उन लोगों को दे दिया, थोड़ा बढ़ा दिया इसको। ठीक है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसपोर्ट सम फंक्शन अथॉरिटी बीइंग परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, वो जो है अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था अभी हाई कमिश्नर ऑफ ये कर दिया इन्होंने। ठीक है, उसको हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बोल दिया इन्होंने, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो कुछ फंक्शन थे उसको वो हाई कमिश्नर के पास ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, पब्लिक सर्विस की स्थापना कर दी उन्होंने। ठीक है, सिविल सर्विसेज की स्थापना कर दी। ठीक है, और बजट को सेपरेट कर दिया उन्होंने, प्रोविंशियल और सेंट्रल के लिए। पहले क्या है, सेंटर से ही बजट होता था, अभी जो प्रोविंशियल का और सेंटर का, जो प्रांत और जो सेंटर थे उनका बजट तो अलग अलग कर दिया। और उसके बाद इन्होंने एक और उसमें 1919 के एक्ट में एक सुविधा कि अब जो है 10 सालों बाद जो है, जो भी हमने एक्ट बनाया है इसके जो वर्किंग की कैसे काम कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कमीशन जो है 10 सालों बाद जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो जिस तरह 1928 में जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो वो उसी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की वर्किंग को देखने के लिए आया था। ठीक है, तो आज जेंटलमैन इतना ही मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आगे जो है हम जो पार्ट 3 है इसका फिर से पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सो दैट आई कैन मेक more of such videos. Thank you very much.